नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चंद्रशेखर लिमिट एक ऐसी लिमिट है जो हमारे साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बनाई थी। ये उन्होंने इसलिए बनाई थी क्योंकि जैसे कि अगर हम रोज़ रात को स्काई देखते हैं, बहुत सारे स्टार्स हमें दिखते हैं। फिर कि स्टार्स जब मर जाता है तो उनकी अलग अलग स्टेजेस होती है। तो हमें नहीं पता होता कि स्टेजेस भी होती होगी, क्या होता होगा। इसके लिए उन्होंने रिसर्च की और उसमें से उन्होंने ये लिमिट बनाई, चंद्रशेखर लिमिट। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि चंद्रशेखर लिमिट एग्जैक्टली होती क्या है और ये हमें कैसे यूज़फुल होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे सारे ह्यूमंस, सारे लिविंग बींग्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक बार मर जाते हैं। हम सब का बर्थ होता है और हम सब की डेथ होती है। सब लोग एक ना एक दिन मर जाता है। वैसे ही स्टार्स की भी डेथ होती है। स्टार्स की लाइफ साइकिल तो मैंने आपको पहले बताई थी। आज हम उसकी डेथ फेज़ के बारे में बात करेंगे। स्टार्स जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्टार जब उसकी डेथ होती है तो उसके मेन 3 स्टेजेस होते हैं। अगर ये स्टार का जो मास है ये बहुत कम हुआ, बहुत स्मॉल मास का स्टार हुआ, बहुत छोटा सा स्टार हुआ, तो इसका अलग आउटकम होता है, इसकी अलग डेथ की प्रोसेस होती है। अगर ये स्टार का मास इंटरमीडिएट मास हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत मैसिव स्टार भी नहीं है, पर बहुत छोटा स्टार भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है, उसका मास भी इंटरमीडिएट मास है, तो उसकी डेथ की प्रोसेस अलग होती है। और अगर ये स्टार बहुत ज़्यादा मैसिव हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, तो इसकी डेथ की प्रोसेस अलग होती है। तो इन 3 प्रोसेसेस, इन 3 टाइप्स की डेथ स्टेजेस को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च की। उन्होंने बहुत ट्राई की ये जानने की कैसे कैसे ये चीज़ें होती है और ये क्यों होती है। पहली बात तो ये कि अगर स्टार बहुत छोटा हुआ, यानी कि अगर हमारे सन जितना स्टार हुआ, अगर वो स्टार का मास हमारे सन के मास जितना है या उसके आसपास का है, तो वो जब उसकी डेथ होगी तो वो बनेगा वाइट ड्वार्फ। अब वाइट ड्वार्फ क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। और बहुत बड़ा स्टार हुआ तो या तो ये बनेगा न्यूट्रॉन स्टार या ये बनेगा ब्लैक होल। अब इन 3 हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये स्टार बहुत छोटा है या इंटरमीडिएट मास का है या बहुत बड़ा है। तो जैसे कि हमने पहले देखा, जब छोटे स्टार्स की डेथ होती है, यानी कि छोटे स्टार्स यानी कि हमारे सन जितने स्टार्स, हमारे सन का मास जो है उसके आसपास का कोई अगर स्टार है, तो जब उसकी डेथ होती है तो वो बनते हैं वाइट ड्वार्फ। यानी कि वाइट ड्वार्फ यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मास भी बहुत ज़्यादा होता है, पर वो बहुत छोटी जगह पे कॉम्पैक्ट होते हैं। इसे हम कहते हैं वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ को अगर हम उसका मास सिर्फ एक स्पून में भी निकालें, हम एक जैसे ये वाइट ड्वार्फ है, अगर हम स्पून उसमें डाल के निकालें थोड़ा सा उसका मास जितना स्पून में आया, वो उसका वेट भी, उस स्पून में जो मास है उसका वेट भी लैक्स ऑफ टन्स होता है। इतना ज़्यादा मास वाला ये होता है ऑब्जेक्ट, इसलिए उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, पर वो बहुत कम जगह में कॉम्पैक्ट होता है। इसका मास कंपैरेटिवली दूसरे स्टार्स की कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन जो जगह में वो कॉम्पैक्ट है वो मास उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। मतलब वाइट ड्वार्फ अगर हम बहुत सिंपल वे में कहें तो उनका मास सन जितना होता है, पर वो साइज़ होती है अर्थ जितनी। अर्थ जितने एरिया में सन जितना मास आ जाए तो उसकी डेंसिटी तो बहुत बढ़ी जाएगी, उसे कहते हैं हम वाइट ड्वार्फ। अब सवाल आता है वाइट ड्वार्फ जिंदा कैसे रह रहा है। नॉर्मल स्टार्स में तो न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेविटी को बैलेंस कर देता है, तो स्टार्स कोलैप्स नहीं होते, पर न्यूक्लियर फ्यूजन तो वाइट ड्वार्फ में है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन तो तभी होता है जब स्टार की लाइफ होती है। जैसे हम सब ह्यूमंस हैं, हमें चाहिए ऑक्सीजन जीने के लिए, वरना हम मर जाएंगे। वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है स्टार्स में। जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहेगा,
स्टार की डेथ नहीं होगी। जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन ख़त्म होगा स्टार की डेथ हो जाएगी, तुरंत वो कोलैप्स होगा। तो हम तो बात करें डेथ की, वाइट ड्वार्फ बनता है डेथ के बाद। तो वाइट ड्वार्फ कैसे ज़िंदा रह रहा है? उसमें तो न्यूक्लियर फ्यूजन ख़त्म हो गया है, तो ये इसे तो हवा में उड़ जाना चाहिए था ना। वैसे वहाँ हवा होती नहीं है, पर इनविजिबल हो जाना चाहिए था। ये जिंदा कैसे रह रहा है? तो इसका सॉल्यूशन है, इसका रीज़न है एक क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है और काफ़ी टफ भी है फिजिक्स के लिए। पर अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह में दब के नहीं रह सकते, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से। तो जब ग्रेविटी उन्हें कंप्रेस करती है तो इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्ट करता है। इसी रेजिस्टेंस की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर, जिसकी वजह से वाइट ड्वार्फ कोलैप्स नहीं हो पाते और वो जिंदा रहता है। लेकिन इस प्रोटेक्शन की भी एक लिमिट है। 1930s में एक यंग साइंटिस्ट सर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ये कैलकुलेट किया था कि अगर वाइट ड्वार्फ का मास ज़्यादा हो जाए, या क्या लिमिट है वाइट ड्वार्फ के मास की जिसकी जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर रहेगा। तो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वाइट ड्वार्फ का मास, जब वाइट ड्वार्फ वो बन जाता है, अगर वाइट ड्वार्फ का मास हमारे सन के मास के 1.4 टाइम्स ज़्यादा हुआ, यानी कि अगर हमारे सन का मास x है तो अगर वाइट ड्वार्फ का मास 1.4x हुआ या उससे ज़्यादा हुआ तो वो कोलैप्स हो जाएगा। और क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर काम नहीं करेगा, वो उसे उतना रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा ग्रेविटी को उसके कोर के अंदर। तो ग्रेविटी हावी हो जाएगी, ग्रेविटी उसे सरपार कर जाएगी और स्टार कोलैप्स हो जाएगा, ड्वार्फ कोलैप्स हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ। तो क्या हो अगर मास, वाइट ड्वार्फ का मास उस लिमिट से ज़्यादा है, 1.4 टाइम्स सोलर मास की लिमिट से ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो अगर उसका मास ज़्यादा हुआ तो या तो वो कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, जो मैंने आपको समझाया अब मेरी वीडियो में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या फिर वो बन जाएगा ब्लैक होल, अगर उसका मास बहुत ज़्यादा हो गया तो। न्यूट्रॉन स्टार तब होगा जब थोड़ा ही ज़्यादा होगा, इंटरमीडिएट कह सकते हैं हम, और बहुत ज़्यादा सुपर मैसिव स्टार हो, बहुत ज़्यादा मास हो उसका, तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इससे हमें क्या समझ आता है स्टेलर रिवॉल्यूशन के बारे में? स्टेलर रिवॉल्यूशन इससे हमें समझ आता है, अगर हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समझाना चाहें, प्रिसाइज वे में, तो जब स्टार बनता है नेबुला में, उसके बाद वो बनता है मेन सीक्वेंस स्टार। उसके बाद अगर वो स्टार बहुत लो मास का या मीडियम मास का स्टार हुआ तो बनेगा रेड जायंट। जब फिर उसका जब डेथ फेज आएगा तो वो बनेगा प्लैनेटरी नेबुला, और फिर वो बन जाएगा वाइट ड्वार्फ। और अगर स्टार हाई मास का हुआ तो मेन सीक्वेंस बनने के बाद वो बनेगा रेड सुपर जायंट। उसके बाद उसका होगा सुपरनोवा, यानी कि सारा मास उसका हर जगह फैल जाएगा। और अगर उसका मास थोड़ा सा कम हुआ तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार ऐसे स्टार्स होते हैं जो न्यूट्रॉन से भरे हुए होते हैं और उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर भी और भी ज़्यादा मास हुआ उसका तो वो बनेगा ब्लैक होल, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो एक ही जगह पे कोलैप्स हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से वो बन जाएगा ब्लैक होल। लिमिट हमें बहुत काम आती है, हमें इन सारी स्टेलर रिवॉल्यूशन की चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है चंद्रशेखर लिमिट। टाइप 1a सुपरनोवा भी इसी वजह से होता है। जब वाइट ड्वार्फ की लिमिट चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, जब उसका मास उसे पार कर जाता है, उसे सरपास कर जाता है, तो वो कोलैप्स हो जाता है, और जिसकी वजह से होता है टाइप 1a सुपरनोवा। और इन सुपरनोवा का यूज़ हम यूनिवर्स के एक्सपांशन को मेजर करने में यूज़ करते हैं, उसमें हमें बहुत हेल्पफुल होता है। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।